बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, माता बहनें, सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आज की इस मीटिंग में सभी शामिल हुए हैं। और मैं इसलिए भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि जितने भी मित्रगण आए, जितने भी भाई बंधु आए, जितने भी बहनें आई हैं, जितने भी हमारे सीनियर लोग आए हैं, सभी को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आज के ज़माने में कितना काम चल रहा है। कोई खेती से बिलोंग करते हैं, कोई अपने व्यापार से, कोई अपने टीचरशिप से, हर आदमी अपना अपना काम करता है। लेकिन आज सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है और वो इसलिए निकाला है क्योंकि हम आरसीएम से जुड़े हैं। और आरसीएम से जुड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई पैसा नहीं लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, मात्र अपने घर के प्रोडक्ट परचेज करना है और उसी के साथ में हमारा बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मैं आरसीएम में कैसे आया। एक दिन दिनेश पाटीदार सर जी हमारे सीनियर लीडर हैं, पहले एक बार जोरदार तालियां बजा दें इनके नाम से। हमारे दिनेश सर जी आए थे, मैं किराना दुकान चला रहा था और मैं अपने काम में मगन था। मुझे पता नहीं था कि कैसे आरसीएम होता है, क्या है, कुछ नहीं। सर आए, उन्होंने जानकारी दी कि आरसीएम बिजनेस है, इसमें इस प्रकार से काम होता है। थोड़ा बहुत उन्होंने डिटेल में समझाया। मैंने काफ़ी दिमाग पे लोड नहीं लिया, जैसे सभी नहीं लेते हैं इस प्रकार। मैंने कहा ठीक है देखेंगे। एक बार क्या हुआ कि जूम मीटिंग में अटेंड करवाया सर ने कि जूम मीटिंग होता है, आप उसमें थोड़ा देखिए, आपको अच्छा लगे तो इन्वॉल्व होइए। तो मैंने कहा ठीक है, हम जूम मीटिंग देखेंगे। और एक दिन मैंने योग से जूम मीटिंग चालू कर लिया। तो मैंने ऐसे शख्स से मिला हूँ, ऐसे शख्स को देखा हूँ जिससे मैं प्रभावित हुआ हूँ और आज मैं इस मंच पे खड़ा हूँ। उस शख्स का नाम है बाबूलाल परमार जी। जोरदार तालियां उनके नाम से। पीछे बैठे हैं और इनसे मैं ऐसा प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि हम एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाबूलाल परमार सर को देखा मैंने जूम मीटिंग में, पूरा जोश और उमंग है। बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन उनमें काबिलियत इतनी है, घर पर वो धोती कमीज पहनते हैं लेकिन आज देखिए सूट बूट में आए हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली बाबूलाल परमार जी के। जी दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि आज की हमारे मीटिंग का उद्देश्य क्या है और इसमें हमें क्या करना है। तो इसके लिए कई लीडरों का योगदान रहा है। आप सभी जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति, सभी मेरे सीनियर साथी आए, सभी का योगदान रहा, माता बहनों का योगदान रहा है। इसलिए आप सभी के लिए क्या जोरदार ताली। क्यों कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे फैमिली की बहुत आवश्यकता लगती है। हमारे आस पड़ोस में जो किसी बीमारी से वंचित रहते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो उस बीमारी को हमें ठीक करना है और हमारे भारत देश को एक मजबूत देश बनाना है, जिसमें पहला योगदान हुआ था हमारे बुरालाल सिंह जी राठौर जी के लिए जोरदार ताली। आरसीएम में सबसे पहला प्रयोग गामा ओरिजिनल का किया और वह पहली टेबलेट और पहली गोली मैंने दी थी हमारे बुरालाल सिंह जी फुफोसा को, और ये आज कंप्लीटली ठीक हो चुके हैं और इन्हें कुछ भी समस्या नहीं है, खाते पीते हैं, सारा कुछ है। और उसके बाद में मैं आगे के लिए इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट लीडर को। उसके पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, सभी कहते हैं कि राइस ब्रान ऑयल महंगा होता है, सभी कहते हैं राइस ब्रान ऑयल महंगा होता है, लेकिन आरसीएम वाले जानते हैं कि राइस ब्रान ऑयल की क्या क्वालिटी है, जिसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में समझाऊंगा। उसी के बाद में प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा। मान लीजिए कि आज सोयाबीन 60 रुपए किलो बिकता है, यस सर नो, बिकता है ना 60 रुपए किलो। मंडी में जाता है, उसे बड़ा मालिक होता है जो तेल का वो लेकर जाता है। जब वो लेकर जाता है तो
4 किलो सोयाबीन उसने ली, कितने की हो गई? 6 दूनी 12, 120 और 120 240 रुपए की वो सोयाबीन लेकर गया कंपनी वाला। जब उस 240 रुपए की सोयाबीन से वो तेल निकालता है तो मैं बता देता हूँ गारंटी के साथ में 1 लीटर तेल निकलता है। कितना निकलता है? 1 लीटर तेल। और 1 लीटर तेल की कीमत क्या होती है? आज मार्केट में पहले सोयाबीन 140 रुपए में बिक रहा था, आज वो बढ़कर 180 रुपए लीटर हो गया। उसकी लागत लगी है 240 रुपए। कितनी लगी है? 240। 180 रुपए में क्यों देगा? फोकस कीजिए सभी, 180 रुपए में क्यों देगा? कोई भी व्यक्ति 60 रुपए का नुकसान क्यों खाएगा? अगर हम बात करें उसके वेस्ट मटेरियल की, तो वेस्ट मटेरियल भी वो अगर कुछ बेचता है, कुछ भी करता है, तो 40 रुपए 30 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएगा। 40 और ऐड कर दो, 220 रुपए हुआ। उस तेल की कीमत 220 रुपए होना चाहिए, लेकिन होती है कितना? उसकी लागत ही लग चुकी है 240 रुपए। 20 रुपए का नुकसान कैसे खाएगा दोस्तों? बात सुनिए, 20 रुपए का नुकसान कैसे खाएगा? अब मैं आपको बात बता दूं, 20 रुपए नुकसान के बाद भी वो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा, सारा कुछ खर्चा लगाता है और उसके बाद में उसकी लागत थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर मान लो 20 रुपए भी बढ़ी तो 40 रुपए का नुकसान कोई नहीं खाता है दोस्तों। जिसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि हमें ये मिलावटी सामान नहीं खाना है। और सोयाबीन का मैं बता दूं, उसमें क्या होता है, अगर आपकी 15 लीटर की केन आपके घर पे आती है तो दोस्तों मैं एक चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि 13 लीटर आपका ओरिजिनल ऑयल है और उसमें 2 लीटर मिक्स करते हैं कंपनी वाले। इस नुकसान की पूर्ति कहां से करेंगे? 40 रुपए जो उनके जेब से जा रहे हैं वो क्यों नुकसान पाएंगे? इसलिए दोस्तों वो पाम ऑयल मिलाते हैं या फिर अपने गैरेज का जो वेस्ट ऑयल होता है उस गैरेज के वेस्ट ऑयल को मिलाते हैं और उसको वापस वैसी की वैसी पैकिंग करते हैं और मार्केट में लेकर आ जाते हैं। तो पाम ऑयल 7 से 8 रुपए किलो मिलता है। और उसके बाद में देखा जाए कि मोटरसाइकिल का वेस्ट ऑयल जो होता है वो भी 7, 8, 10 रुपए लीटर के हिसाब से मिल जाता है। इस प्रकार उसकी पूर्ति की जाती है और मुनाफा खाते हैं। तो हमको इस मिलावटी सामान से बचना है और सिर्फ और सिर्फ हमें यूज करना है आरसीएम का राजस्थान ऑयल। और आगे के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, हमारे ग्रेट पर्सन है जिन्हें हमने बुलाया है, राहुल जी कोटाना। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी राहुल सर हमारे बीच में है। इतना काफी अमूल्य समय हमारे बीच मिला है। क्या है क्यों हम करना है और क्या आज हमारी मूल जरूरतें हैं, आज हम सर से जानेंगे। क्योंकि आज अधिक समय सर से ही लेंगे क्योंकि हम आप और मिलते रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे राहुल सर से, डायनामिक पर्सनैलिटी और हमारे बीच में और ग्रेट गुरुदेव आदरणीय शंकरलाल जी डागर साहब की हैं। दोनों एचओएस के लिए एक बार जोरदार तालियां खूब बजाएं। थैंक यू, आप सभी यहाँ आए हैं, आपका भी बहुत 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 दिल से स्वागत है। थैंक यू।
राहुल सर और जय आरसीएम सभी को। कुछ साथी शायद नए हैं इसलिए बोल नहीं रहे। अच्छा, कुछ साथी पीछे बैठे हैं तो मैं चाहूंगा जो आगे कुर्सी खाली इधर आ जाए। तो कैसे हैं आप सभी? कंफ्यूज है क्या कुछ? कैसे हैं सभी साथी? कितने साथी मस्त है? वाह। अच्छा, हमारे बीच में नए साथी कितने? एक बार सभी साथी नए हाथ खड़ा करेंगे अपना। वाह, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटर कितने अपने साथ? डिस्ट्रीब्यूटर शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, हाथ खड़ा करेंगे नहीं करेंगे? अगला सवाल कुछ पूछ लेंगे तो आज आप सभी साथियों से, कुछ साथियों से दूसरी बार मुलाकात हुई है और कुछ साथियों से आज पहली बार मुलाकात है। पहली बार कानवंत में आने का मौका मिला हमें आपके बीच में। तो हमारा परिचय छोटा सा, नाम राहुल चौटाला और खाचरों के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन किया और 5 साल जॉब किया ICICI फाउंडेशन में, और जॉब के दौरान मुझे बिजनेस मिला। आप भी बैठिए सर। अच्छा, सर्विस वाले कितने लोग हैं यहाँ पे जो कहीं सर्विस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में? तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो आज आपके बीच में हमें आने का मौका मिला और आज जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं, आपने एक टिकट खरीदा होगा, मैंने भी खरीदा। अब लगना था वो तो गेट पे ही लग गया है ना, 50 रुपए। लेकिन अब हम पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे अपने शांत मन के साथ में हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रहते तो यहाँ है लेकिन हमारा माइंड कहीं और घूमता रहता है। कहीं खेत पे घूम रहा है, कहीं घर पे घूम रहा है, कहीं मोटर चालू करना है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड कहीं और जगह घूम रहा होता है। तो हम अपने मन को शांत करके बैठे हैं। अच्छा, पीछे तक आवाज आ रही है? तो आज जो प्रोग्राम यहाँ पे मैनेज किया है मिस्टर दिनेश जी पाटीदार सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि आज हम सभी को बुलाने के पीछे सर का ही हाथ है। अगर सर का हाथ नहीं होता तो हम शायद ही आज एक दूसरे से मिल पाते। और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने पूरी कोशिश की, कई सारे लोगों को इनवाइट किया, लेकिन कुछ साथी यहाँ पे आज आए, कुछ साथी नहीं आए। वो क्यों नहीं आए, क्योंकि हम आगे बात करेंगे वो क्यों नहीं आए। तो आज जो प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया है, तो आप सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए अपने आप के लिए। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मुझे फील्ड के दौरान इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिली, मैंने इसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बारे में जब मेरे अप्लाई ने मुझे बताया तो मैंने उस सिस्टम को पूरा समझा, सीखा और इसके बारे में पूरी जानकारी ली।
कई सारे लोग क्या होते हैं कि पहले जानकारी नहीं लेते हैं, वो लोगों को क्या करते हैं सीधे बताने निकल जाते हैं, भैया प्लीज। तो कई सारे लोग क्या होता है जो बिजनेस ज्वाइन करते हैं उसके बाद में खुद नहीं समझते, वो दूसरों को समझाने निकल जाते हैं। तो एक बात याद आ गई मुझे, एक बार क्या हुआ कि गांव में एक व्यक्ति किसान था, उसकी भैंस बीमार हो गई। क्या हुआ, एक गांव में किसान था जिसकी भैंस बीमार हो गई। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को जाके बोला कि मेरी भैंस बीमार हो गई। तो डॉक्टर ने उसको एक टेबलेट दी, जल्दी जल्दी में उसने ली वहां से और वो घर निकल गया। घर आने के बाद अब उसने क्या करी, टेबलेट तो ले ली लेकिन पूछा नहीं उसको कैसे देना है। कई बार हम भी जब हमें बिजनेस बताया जाता है जल्दी जल्दी में ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, वो सामने वाला बताता है उससे पहले ही हम समझ जाते हैं। तो ऐसे वो भी जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से गोली ली और घर आ गए। अब उनको ये पता था गोली कैसे देना ये पता नहीं था, लेकिन दवा कैसे पिलाते हैं भैंस को वो पता था। एक नार होती है ना, जिसके अंदर दवा उस भैंस को पिलाई जाती है जिसके माध्यम से। तो उसने क्या करा कि हो सकता है गोली भी ऐसे ही खिलाते हो, तो एक नार ली, उस नार का एक मुंह भैंस के मुंह में दिया और ऊपर से उसने टेबलेट को डाली। अब टेबलेट को जैसे उसने अंदर डाली उधर से भैंस ने फूंक मार दिया, तो उससे क्या हुआ, वो टेबलेट भैंस के मुंह में तो नहीं गई, उसके मुंह में चली गई। अब वो डॉक्टर के पास फिर गया, उसने बोला कि मैंने भैंस को गोली दी थी, वो उसके अंदर तो नहीं गई और मेरे अंदर चली गई। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप जब टेबलेट लेने आए थे इतने जल्दी में थे कि टेबलेट लेके आप निकल गए, लेकिन लेना कैसे आपने पूछा था मेरे से? तो बोले नहीं पूछा। तो गलती किसकी है, आपकी या मेरी? तो बोले मेरी। तो इसीलिए क्या होता है कि जब कुछ लोग बिजनेस के अंदर आते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि जब बिजनेस बताया जाता है उनको, तो वो क्या करते हैं प्लान देखते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सब समझ गया, अब मुझे समझने की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है सीधा ज्वाइन करता है और अपने पड़ोसी को रिश्तेदार को बताने निकल जाता है। तो वो उनको तो नहीं समझा पाते हैं लेकिन वो पड़ोसी रिश्तेदार उसको समझा देते हैं कि भाई कहाँ पड़ गया चक्कर में, किन लोगों के चक्कर में पड़ गया। होता नहीं होता, आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था शुरू में, क्योंकि हम भी ओवर माइंड व्यक्ति हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे बताया, अब उन्होंने मुझे बता दिया, मैं समझ गया, अब मैं पढ़ा लिखा आदमी, तो मैं दूसरे व्यक्ति के सामने प्लान रखा, मैंने तो सीखा ही नहीं, एक बार देख लिया प्लान, अब मैंने बना दी कंपनी के इधर कस्टमर गए, डिस्ट्रीब्यूटर गए, होलसेलर गए। अब मैं तो उसको समझा नहीं पाया सामने वाले को, उसने मुझे समझा दिया। तो मैंने मेरे अपने से जाके पूछा कि सर ऐसा हुआ, तो बोले कि आप पहले आप खुद समझो फिर दूसरों को समझाओ। तो आज जो प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया है ये सीखने के लिए किया गया है। क्या के लिए? सीखने के लिए। और जिस दिन भी आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आप जीतना बंद हो जाएंगे। कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती है, पढ़ते लिखते रहना मायने रखता है। क्या रखता है? पढ़ते लिखते रहना मायने रखता है। आपके पास किसी भी फील्ड का नॉलेज हो वो आपकी फील्ड तक ही सीमित है। मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता था, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता था, मुझे वहां का नॉलेज था, डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं था। तो मैं सिस्टम के आने के बाद में इसको सीखा, समझा। आज यूट्यूब का जमाना है, प्लान बुक आप ले जाते हैं, प्लान बुक को आप पढ़े, प्रोडक्ट की नॉलेज लें, आप प्लान दिखाना सीखें आप, तो आप लोगों को समझा पाएंगे। आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं? एक बार और हाथ खड़े करें। वाह, मैं भी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर, सर भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, सर बेलूलाल जी बैठे हैं वो भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है। अभी सभी को यहां खड़ा कर दिया जाए तो सबके अलग अलग गिनती हो जाएगी। एक पुलिस वालों को देखना, एक पुलिस वाला वर्दी में रहता है, रहता नहीं रहता? अगर दूसरा पुलिस वाला बने तो क्या करेगा? वो धोती कमीज पहन के जाएगा क्या?
या पैंट शर्ट में जाएगा? नहीं जाएगा। उसको भी अगर पुलिस वाला बनना है तो उस व्यक्ति जैसा बनना पड़ेगा। अगर आप भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। तो कितने साथी चाहते हैं बिजनेसमैन बनना? यस। तो एक बार अपने आप के लिए एक जोरदार ताली बजाएं और अगली बार आप किसी भी प्रोग्राम में जाएं, अपने आप को पहले आईने के सामने जब हम ऑयल लगा रहे हो, कंघा कर रहे हो या क्रीम लगा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो, उस समय अपने आप को देखें कि क्या मैं एक बिजनेसमैन लग रहा हूं? क्यों साहब? अगर आपके अंदर से आवाज आए कि मैं बिजनेसमैन लग रहा हूं तो ही आपको घर से निकलना है, अन्यथा मत निकलना। हमारा खुद का पता नहीं और हम लोगों को पता बताने निकलते हैं। हमें खुद रास्ते का पता नहीं और हम लोगों को रास्ता दिखाने निकल पड़े। क्यों साहब? परिणाम सही आएगा गलत आएगा? तो एक बार अभी आप जो भी जितने भी साथी अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें। मैंने तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दिया और किसी का इंपॉर्टेंट नहीं है तो बंद भी कर सकते हैं। तो इस सिस्टम का जो मेन प्लान होता है और कितने साथी जिसको प्लान दिखाना आता है। जब तक आप बड़ी सफलता पर नहीं पहुंच सकते जब तक आपको प्लान दिखाना आता हो। जब तक आपको प्लान दिखाना आएगा उसके बाद ही आप सफलता पर पहुंच सकते हो, क्योंकि हर एक काम का एक प्लान होता है। कोई भी काम करें, खेती करें, दुकान करें, नौकरी करें या कुछ भी काम करें तो हमारा एक प्लान होता है। होता नहीं होता है साथी? हम जिस भी काम के लिए निकले घर से उसके लिए हमारा एक प्लान होता है कि हम वहां से चल के यहाँ आए तो हमारा एक प्लान है। तो इस सिस्टम के अंदर हमें कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान को सीखना पड़ेगा। और प्लान कोई अलग अलग नहीं है कि एक पढ़े लिखे आदमी के लिए प्लान अलग है, एक गरीब आदमी के लिए प्लान अलग है, कि अनपढ़ आदमी के लिए प्लान अलग है। हर व्यक्ति के लिए प्लान एक ही है। आपने कहीं देखा है किसी मीटिंग में गए तो कि प्लान अलग अलग बताया? नहीं बताया। तो यहाँ पे भी प्लान एक ही है और उसी प्लान को सीखते हुए और सिखाते हुए आज एक व्यक्ति 1000 रुपए से लाखों रुपए की इनकम पर पहुंचा है। तो उसकी ताकत है प्लान। तो ऐसा प्लान आप जानना चाहते हैं? यस। भैया ये सब पानी पी लेंगे? हेलो, आप रख दीजिए। अभी आए हैं। नहीं कोई बात नहीं। तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। देखिए जब मैं बिजनेस में आया था तो मैं सर के साथ में हर प्रोग्राम के अंदर जाता था। इनकी जो होम मीटिंग होती थी उसमें कॉपी और पेन लेके जाता था। वो प्लान में नोट करता था तो वो प्लान में सीख गया। आप भी चाहते हैं? कितने साथी कॉपी और पेन लेके आए हैं? अच्छा, सीखना चाहते हैं और कॉपी और पेन लेके नहीं आए तो क्या सीख सकते हैं? स्कूल में जाओ बिना कॉपी किताब लेके, क्या सीख पाएंगे? याद रहेगा कुछ? क्यों साहब? नहीं रहेगा। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम में जाएं, होम मीटिंग में जाएं या सेमिनार में जाएं तो कॉपी और पेन लेके जरूर जाएं। आवाज आ रही है पीछे तक? अच्छा, यस और नो में जवाब दे सकते हो? हेलो, यस और नो में जवाब दे सकते हैं आप? क्योंकि जब एक चौराहे पर एक व्यक्ति जब अकेला बोलता रहता है, लोग क्या बोलते हैं उसको? क्यों साहब? कोई व्यक्ति चौराहे पे खड़ा है, वो अगर वो अकेला ही बोलता रहे लोग क्या बोलते हैं उसको? पागल बोलते हैं। क्या कहीं खिसक गया, इसका सॉफ्टवेयर भी ढीला हो गया। तो हम आपके बीच में आपसे बातचीत करने आए हैं, तो आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं? यस। पीछे वाले एक बार
एक साथ बोलेंगे यस यस यस। कुछ लोगों के हाथ नहीं है शायद, क्यों ना? ये क्या सबके पास हाथ? यस। एक बार बोलेंगे यस यस। थैंक यू। देखिए आज आप हम सब लोग आए के लिए काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए, ऐसा ही करते हैं। आज हर व्यक्ति काम करता है पैसा कमाने के लिए, और पैसे कमाने के जो रास्ते हैं हम लोग सब लोग पहला जो है खेती करके लोग पैसा कमाते हैं। किसान परिवार से कितने लोग हैं? सभी हम किसान परिवार से। हम लोग खेती करके पैसा कमाते हैं। खेती प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है, पानी ज्यादा गिरे तो भी किसान परेशान, कम गिरे तो भी किसान परेशान, ओलावृष्टि हो जाए तो भी किसान परेशान, भाव ज्यादा मिल जाए और फसल कम पैदा हो तो भी किसान परेशान। होता नहीं होता? अभी हालात देख लो, अब पानी गिरा, ओलावृष्टि हो गई, सबके गेहूं आड़े पड़ गए। क्या जितना उत्पादन होना था इतना होगा? दूसरा काम है नौकरी। हम सब लोग काम करके, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा नौकर बने, क्यों साहब? चाहते हैं क्या साहब? पता है एक माता पिता अपने बेटे को पढ़ाते हैं, 15 साल 16 साल 18 साल व्यक्ति पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो जॉब करता है जहां पे उसको 10,000 15,000 20,000 रुपए सैलरी देते हैं। अभी मैं जब आईसीआईसी में जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 में, मुझे 8,898 रुपए मिलते थे। कितने मिलते थे? 8,898 रुपए। मैंने 2021 तक काम किया, सैलरी हुई 11,400 रुपए। क्या महंगाई 2016 में थी, क्या वो 2021 में है? बढ़ी के कम हुई? तो इनकम बढ़ाना क्या करना पड़ेगा? दूसरी नौकरियां है नहीं। आज कितने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया, MSW किया, और उसके बाद मैं आज आरसी बिजनेस में। मैं चाहता था कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता, 10,000 15,000 12,000 रुपए, तो हर व्यक्ति खुश होता, परिवार वाला, रिलेशन वाला सब खुश होते थे कि लड़का अच्छा काम कर रहा है ना, सुबह जाता है नौकरी पे, शाम को आ जाता है। तो हमने क्या है, आज तक हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वही चीजें हैं जो हमने सीखी है, क्यों साहब? अगर हमारे सॉफ्टवेयर को बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी चीजें हमारे माइंड के अंदर डालनी पड़ेगी। अभी कुछ समय पहले रतलाम के अंदर 27 पदों के लिए चपरासी की नौकरी निकली थी, ओनली 28 पद के लिए 28 जनों की जरूरत थी। वहां 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए डिग्री वाले। अब आप सोचो कि जिन माता पिता ने पढ़ाया अपने बेटे को कि अच्छा काम करें, अच्छा जीवन यापन करें और हमारा भी भरण पोषण ये सही तरीके से कर पाए, लेकिन वो डिग्रियां ले लेके एक चपरासी बनने के लिए लाइन में लग गए। क्या उनको वो रखेंगे? नहीं रखेंगे। जहां पे गार्ड काम करता था वहां सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। जहां एक मजदूर हाथ से काम करता था, आज वहां मशीनें काम कर रही है। आज इतनी बेरोजगारी, तो आप सोचिए आने वाले समय में कितनी बेरोजगारी होगी। अगर आज भी हम इस सिस्टम को नहीं समझते हैं तो बहुत पीछे रहने वाले हैं। तीसरा तरीका है काम करके पैसा कमाने का, वो है दुकान डाल लेता है व्यक्ति। किराने की दुकान, मोबाइल की दुकान, सीमेंट की, खल की, बहुत सारी दुकान, एक्सवाइजेड ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है वो। और व्यक्ति दुकान डाल लेता है। माता पिता चाहता है मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी तो नहीं लगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुकान डाल के सेट हो जाए। अब जिस बेटे ने पढ़ाई के लिए नौकरी करी थी, आप सोचिए उसको दुकान डलवा रहे हो, बिजनेस करवा रहे हो, क्या उसका ज्ञान है? उसको नहीं है। और कई सारे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले दुकान का की थी, थोड़े दिन बाद दुकान दूसरी डल जाती है। होता नहीं होता ऐसा? प्रतिस्पर्धा है। आप दुकान डालो, आपका पड़ोसी भी दुकान डाल लेता है। आप 10 रुपए में बेचो, 2 रुपए में बेच देता है। बेचता नहीं बेचता है? आप डालो, आपका भाई भी डाल लेता है। चौथा जो तरीका है पैसा कमाने का, वो है स्वरोजगार।
जिसके अंदर डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, ठेला गाड़ी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, सारे लोग इसके अंदर आ जाते हैं जो अपना सेल्फ अनुभव बच के पैसा कमाते हैं। इसमें से कोई ना कोई आप और हम भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्यों साहब पीछे वाले? इसमें से कोई ना कोई आप और हम भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इन कामों को कब तक करना पड़ेगा? कब तक काम करना पड़ेगा? मरते दम तक। जब तक पैसा चाहिए तब तक काम करना पड़ेगा। क्या जितना पैसा हमें चाहिए यहां से मिलता है? अच्छा जवाब तो दे सकते हैं, यस क्यों साहब? यस और नो दो ही तो शब्द है, तीसरा कोई होगा ही नहीं, गलत तो होगा ही नहीं, बोल देंगे आपको। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। जितना समय हमें चाहिए उतना समय मिलता है? नहीं मिलता है। सुरक्षा है हमारी कोई? नहीं है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास पैसा बहुत है, चाहे उसके पास एक घर भरा हो पैसे से, और उस पैसे का मजा लेने के लिए अगर उसके पास समय नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं है। उसके परिवार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के पास समय बहुत है, मरने की फुर्सत नहीं है कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मरने की फुर्सत नहीं है। कई सारे लोगों को आपने यहाँ बुलाया होगा लेकिन आए नहीं। क्यों नहीं आए? समय नहीं है। अब उसको पूछो कि भाई आप इतना काम में व्यस्त हो, आपके पास समय नहीं है, तो पैसा बहुत होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप समय नहीं है, इतना काम करते होंगे, और काम करते तो पैसा कमाते होंगे। अब पैसे का पूछो तो जेल खाने के लिए। सही है गलत है? तीसरी चीज होती है सुरक्षा। अगर आज इस दुनिया से हम चले भी जाते हैं ना, तो हमारे परिवार की क्या सुरक्षा है? इंडिया के अंदर एक मिनट में 27 से 28 बच्चे पैदा होते हैं। कितने होते हैं? और एक दिन में 7000 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। कितने लोग? हो सकता है वहां हम नहीं हो, कोई तो है। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति सुबह निकला था एक टिफिन लेके काम करने के लिए, शाम को उसको मरने की खबर आती है, वो दुनिया में नहीं। सुना है? हो सकता है वहां हम नहीं, लेकिन कोई तो था, किसी का पिता था, किसी का बेटा था, किसी का पति था। अब आप सोचिए वो इस दुनिया से चला गया, उसके परिवार की कोई सुरक्षा है? क्या आज हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हमारे परिवार की सुरक्षा है? कर रहे हैं ऐसा कोई काम हम? तो फिर आरसी बिजनेस आपके सामने एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको जीवन में पैसा, समय और सुरक्षा, अगर तीनों चीजें चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका वेलकम करता है। आइए और आप अपना करियर बनाइए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज इंडिया में फास्ट ग्रो कर रही है। आने वाले समय में 2025 में इसका 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। लॉकडाउन से पहले इंडिया का 120वें नंबर पे टर्नओवर में नाम आता था। आज लॉकडाउन के बाद में 20वें नंबर पर आ गया, यानी 100 देशों को क्रॉस कर दिया। इतना फास्ट इंडिया में ग्रो कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग। अगर आज भी हम इसको नहीं समझते हैं तो आने वाले समय में बहुत पीछे रहने वाले हैं। अभी 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार फिर एक कानून बनाया है, अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। जिस प्रकार से हमारे संविधान एक कानून है, उस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून बन रहा है। यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग कोर्स ऐड हो चुका है। 8वीं और 9वीं की क्लास में भी डायरेक्ट सेलिंग कोर्स ऐड करने के लिए गवर्नमेंट को
लेटर दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में फास्ट ग्रो कर रहा है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो जब बच्चे पढ़ लिख के इस इंडस्ट्री में आएंगे तो सोचिए कि अभी हमारे पास में कोई कंडीशन नहीं है। हम कौन से गांव में रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं, हमारी एजुकेशन क्या है, हम कौन से बैकग्राउंड से हैं, लेकिन एक ही चीज इसमें पूछी जा रही है, ओनली आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो आप इस सिस्टम में अपनी शुरुआत करके आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। उस कंपनी के पास एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, ऐसे प्रोडक्ट हो कि एक व्यक्ति को हमने दिया, वो उपयोग करेगा, खत्म हो जाएगा, फिर खरीदेगा। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि हमने व्यक्ति को एक बार दी, मान लिया जाए कि किसी को दवाई दी, यानी हेल्थ का प्रोडक्ट दिया, एक बार व्यक्ति को दिया, वो ठीक हो गया, हमारा कस्टमर या तो वो ठीक हो जाएगा या मर जाएगा, दोनों में से एक चीज होगी। क्यों साहब? या तो वो ज्यादा बीमार है तो ठीक हो जाएगा, या दुनिया से चला जाएगा, तो यानी कि हमारा कस्टमर गया। अब फिर हमें बिजनेस करना, क्या करना पड़ेगा? एक नए व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे पास में ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक एक आम आदमी की जरूरत है, एक गरीब आदमी की जरूरत है और एक अमीर आदमी की भी जरूरत है। ऐसे प्रोडक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। आज हम जिन कामों को करके जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे का क्या अचार डालते हैं? क्यों साहब? क्या करते हैं? पैसे का खर्चा करते हैं। दूसरा करते हैं बचत। क्या करते हैं? करते हैं सही, कमाते हैं, हमारी जरूरतों में खर्चा कर देते हैं। दूसरा बचाना भी जरूरी है, क्योंकि परिवार के अंदर शादी है, ब्याह है, बहुत सारे कार्यक्रम है जिनको करना भी हमारी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए पैसा बचाना भी जरूरी है। अब खर्चा करने का हिंदुस्तान के अंदर एक तरीका होता है जिसमें आप और हम यहाँ पे होते हैं ग्राहक। क्या होते हैं? ग्राहक। इंग्लिश में एक नाम दिया गया कस्टमर। क्या नाम दिया गया? कस्टमर। यानी कि कष्ट कर करके मर और हमें पैसा ला के दे। सीधा सा हम किसी बनिए के पास जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हमारे कस्टमर आ गए। यानी कि ये कष्ट कर करके मर रहे हैं, पैसे ला के हमें दे रहे हैं। इनके पिताजी दादाजी भी कष्ट कर करके मर गए, वो ये भी कष्ट कर करके मर जाएंगे और ये हमारी बिल्डिंगें बड़ी करते जाएंगे। हमें कोई भी एक प्रोडक्ट चाहिए, मान लिया जाए कि हमें एक मार्कर चाहिए, तो क्या सीधा कंपनी जाएंगे हम लेने के लिए? कुछ साथी बोल रहे हैं सर, क्यों साहब? बोर तो नहीं हो रहा? क्या इमोशनल हो गए थोड़ा? हमें मार्कर चाहिए, कहाँ जाते हैं हम? एक दुकानदार के पास जाते हैं जो रिटेलर होता है। रिटेलर क्या करता है? बड़ी दुकान होलसेलर से सामान को मंगाता है, होलसेलर भी अपने घर में ही बनाता है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से, वो डिस्ट्रीब्यूटर सीएफ एजेंट से, और एक सीएफ एजेंट एक माल बनाने वाली कंपनी से माल को मंगाती है। ऐसा ही होता है हमारे उधर, तो ऐसा ही होता है। हाथों तरफ तो ऐसा ही होता है, हो सकता है दाल तरफ कहीं और वो कंपनी से सीधा लेने चले जाते हो, या कंपनी सीधा हमारे घर पहुंचा देती है। अच्छा, दिख रहा है सबको पीछे तक? पीछे तक दिख रहा है सबको? कुछ साथी नहीं बोल रहे, शायद नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं भी दिखता हो कोई दिक्कत नहीं है, सुन तो रहे ना अपन। हमारे गुरुदेव दिनेश जी चौधरी साहब कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे क्षेत्रों में मीटिंग देने जाता हूं जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं। कोठारी साहब बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जब लोग हमारी भाषा समझते ही नहीं है, लेकिन वहां से भी बिजनेस होता है। तो मैं हाथ हिला रहा हूं तो समझ रहे हैं ना? तो हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो हमें इन लोगों के थ्रू हमारे पास माल पहुंचता है, एक कंपनी बनाती है, इसके बीच में होता है विज्ञापन, पब्लिसिटी होती है जिसमें कंपनी के करोड़ों रुपए लगते हैं।
एक विज्ञापन 20 सेकंड, 1 मिनट और 20 सेकंड का एक एडवर्टाइज बनता है जिसकी कीमत होती है 5 करोड़ से 12 करोड़। कितनी होती है? एक लड़की आती है कम कपड़े पहन के, वो बोलती है खूबसूरती पे आके हमारा, और इसकी शुरुआत हुई एक साबुन से। कौन सा साबुन का नाम लेती हो? लक्स। क्या लक्स के नहाने से वो गोरी होगी? हम भी सोच रहे हैं हमारा भी नंबर लग जाए। क्यों बाबू? नहीं तो एक काले व्यक्ति को पूरे दिन मिला गोरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी कि वो झूठ बोल के पैसा कमा रही है। उसने इतना सा बोलने का 5 करोड़ से 12 करोड़ रुपए कमा लिए। हम पूरी जिंदगी काम करते हैं, 5 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाते। कर पाते क्या? नहीं कर पाते। क्या यह कंपनी अपनी जेब से देगी उनको? नहीं देगी। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है 50 रुपए में 5 रुपए का मुनाफा निकाल के जब 55 रुपए का प्रोडक्ट इन लोगों के थ्रू आप और हम तक पहुंचता है, इसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है और हमारा 80% लोगों का पैसा इन 20% लोगों के पास चला जाता है, जिंदगी का 45%। इसीलिए आज हमारी स्थिति सुधर नहीं पा रही। क्या हम कमाने के लिए मेहनत कम कर रहे हैं? क्यों साहब? हमारे पिताजी ज्यादा कम मेहनत करी कमाने के लिए? आज तक हमारे पिताजी दादाजी अगर उन्होंने 50-50 साल भी काम किया हो तो आज अगर वो 50-50 लाख भी कमाते तो हमारे पास आज करोड़ों रुपए होते नहीं होते? अब जिंदगी में हमने जो भी पैसा कमाया, हमारे पिताजी दादाजी ने कमाया, वो उस व्यवस्था में जाके खर्च कर दिया। हमने यहाँ 100 में से 100 रुपए खर्च किए, 45% इन लोगों के पास चला गया, कंपनी के पास पहुंचा 55 रुपए, और आज तक हम इस व्यवस्था से सामान खरीदते रहे और हमारा 45% इस व्यवस्था में जाता रहा। जैसा कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वैसा वैसा यहाँ तक हम तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। बीच वाले लोग क्या करते हैं? मिलावट कर देते हैं ज्यादा कमाने के चक्कर में। यहाँ ग्राहक भी परेशान होता है और कंपनी भी परेशान होती है। कोई भी कंपनी अरबों खरबों में खड़ी होती है, बंद होने के लिए नहीं होती है। होती क्या? आप एक फैक्ट्री डालो, थोड़े दिन में बंद कर दो। तो ये लोग क्या करते हैं? बीच वाले ये हल्की फुल्की कंपनियों से माल मंगवा लेते हैं, बना लेते हैं, पूरे मार्केट के अंदर उतार देते हैं, जिससे यहाँ ग्राहक भी परेशान होता है और कंपनी भी परेशान होती है। यहाँ 100% चांस है मिलावट का। काय का? मिलावट का। दूसरा, यहाँ पक्का भी मिलता है आपको? नहीं मिलता है। क्या प्रोडक्ट एक रेट में मिलता है आपको? कानमन में एक रेट में, एक धार में एक रेट में, एक खासरोड में, एक इंदौर में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। अलग अलग रेट में मिलता है। यहाँ 50 में मिल रहा है कि कानमन में, तो कहीं 40 में मिल रहा है, कहीं 30 में मिल रहा है, कहीं 100 में मिल रहा है। होता नहीं होता ऐसा? कई बार हमें सामान चाहिए तो कि चलो रतलाम से ले आएंगे, इंदौर से ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? क्योंकि रेट का डिफरेंस होता है मार्केट के अंदर। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कंपनी 1977 से भारत में काम करने वाली कंपनी है। कब से? 1977 से। 1977 से भारत में इसी व्यवस्था से अपना कपड़ा बनाती थी और इसी व्यवस्था से मार्केट में अपना कपड़ा बेचती थी। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आया 1994 में, तो इस कंपनी मालिक ने देखा कि यहाँ पे 2 ही लोग होते हैं, मेन एक बनाने वाला और एक उपयोग करने वाला। इन बीच वाले लोगों की क्या जरूरत है? क्या कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी ने बोला कि अगर प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो यह ग्राहक तक कैसे पहुंचेगा? तो कंपनी मालिक ने इसके ऊपर समझा और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को समझा, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है इसके बारे में जानकारी ली और इस सिस्टम को बदल दिया सन 2000 में। कब बदल दिया? कंपनी ने बोला कि प्रोडक्ट हम बनाएंगे, आपके आसपास क्षेत्र में हम पहुंचाएंगे। कंपनी ने क्या बोला? प्रोडक्ट हम बनाएंगे, पहले भी हम बना देते थे, ये बीच वाले लोग सेवा देते थे। क्यों साहब? हेलो, मोबाइल ही चलाना है तो घर पे भी चला सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यहाँ आए हैं हम कुछ सीखने के लिए, तो हमारा फोकस यहीं पे रखें।
रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, पहले भी बनाती थी, पहले इन लोगों के थ्रू आप तक पहुंचता था, लेकिन कंपनी ने बोला कि अगर इन लोगों को हटा दिया जाए तो ये व्यवस्था आधी आधी हम दोनों संभाल लेते हैं, तो ये बीच का 45% पैसा बच सकता है। यही पैसा इन 20% लोगों को अमीर बना रहा है। यही 20% पैसा अगर आपके पास आ जाए, एक आम आदमी के पास आ जाए, तो एक आम आदमी अमीर बन सकता है। बन सकता है, नहीं बन सकता है? आपको विश्वास है बन सकता है? कितने साथी को विश्वास है? हाथ खड़ा करेंगे। थैंक यू। तो ये पैसा 20% पैसा लेने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। कंपनी ने बोला कि प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी, आपके आसपास शहर में मैं पहुंचाऊंगी, जिसको पीयूसी नाम दिया गया, पिकअप सेंटर। क्या नाम दिया गया? पिकअप सेंटर। ग्राहकों को बोला कि आप यहाँ पहले कस्टमर से आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और हर प्रोडक्ट आपको 10 से 20% छूट में मिलता है। और पहले इन लोगों को सामान खरीद रहे थे, आप सीधा कंपनी की शॉप से सामान खरीद लो, आपका कोई नुकसान है नहीं। पहली बार आपको डॉक्यूमेंट देने, आपके आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वारिस का नाम, मोबाइल नंबर, और पहली बार आपको 2500 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट परचेस करना है। कितने का खरीदना है? 2500 ऊपर का प्रोडक्ट परचेस करना है आपके डॉक्यूमेंट देने के बाद में। कितने साथी हैं अभी तक दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट दे चुके हैं? जो साथी बचे हुए हैं वो कब देंगे? कितने साथी हैं जो अपने डॉक्यूमेंट देके खरीदी करना चाहेंगे? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। वाह, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। अगर ये डॉक्यूमेंट देने के बाद अगर हम खरीदी करते हैं तो हमें हर प्रोडक्ट 10 से 20% छूट में मिलता है। हर प्रोडक्ट 10 से 20% छूट में मिलता है। और बचत के रूप में बिजनेस वैल्यू का ये 45% पैसा 10% से हमारी शुरुआत होती है। अगर 2500 का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये हमारा कम से कम 1200 से 1300 हमारा बिजनेस होता है। बिजनेस 2500 का खरीदा, 1200 1300 बिजनेस क्यों हुआ? कोठारी साहब बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति उठ के जाता है ना, एक व्यक्ति उठ के गया तो कुछ लोग उसको देख छोड़ने वहां जाते थे। व्यक्ति यहां से उठा, उसको सब देखेंगे, वो वहां तक जहां तक नहीं जाएगा वहां तक उसके साथ जाएगा। जाते थे अभी सर वहां से उठ के आया तो कुछ लोग यहाँ आ गए। देखिए, अगर हमारे डॉक्यूमेंट देने के बाद हम 2500 रुपए का प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं तो हमारे यहाँ 1200 से 1300 हमारा बिजनेस वैल्यू होता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो 50% लागत होती है और 50% मुनाफा होता है। तो मुनाफे में हमारी पार्टनरशिप है कंपनी के 45% की, जो 10% से हमारी शुरू से स्टार्ट हो जाती है। और एक 1300 का 10% 130 रुपए हमारे अकाउंट नंबर में दिए हुए अकाउंट नंबर में आ जाता है 200 रुपए से अधिक होने पर। और इसी व्यवस्था को नाम दिया गया RCM। क्या नाम दिया गया? RCM। RCM का पूरा नाम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी हमारी खरीदारी करने का सही तरीका। आज तक जिस व्यवस्था से हम सामान खरीदते हैं वो एक गलत तरीका है, जिसमें हमारी खून पसीने का 45% इस व्यवस्था में चला जाता है और ये 20 वाले लोग अमीर बन गए। और यही पैसा हम लेना चाहते हैं, हमें डॉक्यूमेंट देना है और यहाँ से खरीदी करना है। तो एक सही तरीका है जिसको RCM नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। क्या है?